हेलो एवरीवन, नमस्कार। आज 28 अगस्त 2020 है और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर को हम लोग एनालिसिस करेंगे। शुरुआत करेंगे पहली इंपॉर्टेंट न्यूज़ से, जिसके बाद जिसमें डिस्कस किया गया जीएसटी काउंसिल और स्टेट के बीच में रिलेशंस को लेकर। जीएसटी काउंसिल को चेयर करती है फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, कल हमने जीएसटी के बारे में बहुत सारी चीज़ें या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी, पढ़ी थी। तो आज हम पढ़ेंगे क्या इशू है जीएसटी काउंसिल में, क्या इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया गया। ठीक है, इससे पहले एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से है कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है, वो आप नीचे कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर डिस्कशन किया गया। देखिए, इस जीएसटी काउंसिल के अंदर सबसे बड़ा इशू था फंड को लेकर कि जो पैसा ट्रांसफ़र करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को उनके बारे में बताया गया। और जो बिल्स के प्रोविजंस थे, जिस एक्ट के प्रोविजन थे, सॉरी, बिल और एक्ट में डिफरेंस है। बिल पेश किया जाता है, एक्ट क्या है वो पास होके बन चुका होता है। तो एक्ट में प्रोविजंस थे कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को लॉस करेगी जीएसटी में तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कंपनसेट करेगी। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि देखो, इस बार जो टारगेट्स थे वो अचीव नहीं हो रहे हैं, इकोनॉमी पर कोविड-19 का असर हुआ है। तो इसलिए जो सेस या कंपनसेशन सेस जो है वो टोटल कलेक्शन है, या एक तरीके से जो गैप्स है, जो कंपनसेट करना, आपको पैसा देना, उसको फिल आउट नहीं कर सकते। तो उन्होंने कुछ ऑप्शंस प्रोवाइड करें स्टेट गवर्नमेंट्स को कि आप इन पैसे को अलग अलग तरीके से ले सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि आप लोग जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पैसा ले सकते हैं एक तरीके से, और आप वहाँ से अराउंड जो 97,000 करोड़ रुपए ड्यूज़ हैं, तो एक बड़ा अमाउंट है ये। और इस पैसे को आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से एक लो इंटरेस्ट रेट पर ले सकते हैं। इसके लिए स्पेशल विंडो ओपन या प्रोवाइड करवाई जा सकती है विद कंसल्टेशन विद आरबीआई, राइट। इसके बाद इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन करी कि हम फिनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट जो है उसके अंदर भी कुछ ऐसे प्रोविजंस जो है करेंगे जिसके आप लिबरल होके इसमें अपना खर्च कर सकते हैं और आप पैसा वो कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन उन्होंने प्रोवाइड करी है। हालांकि बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट जो है इससे एग्री नहीं है कि आप जो कर रहे थे, आप जो पैसा ट्रांसफ़र करने की जो पॉलिसी है वो हमें इतनी अच्छी नहीं लगती या हमें इतनी पसंद नहीं आई। अब एक वर्ड यहाँ पर यूज़ किया गया, सेस। ये बेसिकली क्या होता है? ये सेस का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स। मान लो एक 28% टैक्स स्लैब है, जिसके अंदर बेसिकली जीएसटी में 4 स्लैब्स हैं, लाइक 5%, 12%, 18% और 28%। अगर हम 28% पर भी टैक्स लगा दें या सेस लगा दें तो टैक्स ऑन टैक्स हो जाएगा, तो उसको सेस में कन्वर्ट हम या सेस उसको मान सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज़ है सुप्रीम कोर्ट रिलेटेड और रिजर्वेशंस के बारे में ही कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पर पढ़नी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एससी एसटी के अंदर भी जो रिजर्वेशंस है उसको प्रॉपर बेनिफिट्स नहीं मिलता, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट सब ग्रुप्स बना सकती है, यानी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या कास्ट के अंदर भी सब ग्रुप बना सकती है जिससे बेनिफिट्स मिले हर किसी को। तो इसमें 2 जजमेंट आई थी, उनके बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। पहली जो अभी रिसेंटली जो है ये अरुण मिश्रा इनको लीड कर रहे थे और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का मतलब क्या होता है कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड इश्यूज़ है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच गठित की जाती है। इसमें अलग अलग नंबर हो सकता है, 5, 7, 9, 11, 13, अलग अलग नंबर की बेंच हो सकती है। और इसके अलावा इसमें यहाँ पर बताया गया कि पर्टिकुलर जो रिजर्वेशंस है या जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाती है गवर्नमेंट इस रिजर्वेशन के थ्रू, उसमें एक पर्टिकुलर जो है रीजन या पर्टिकुलर कास्ट तक या कुछ कास्ट तक ही लिमिट हो गया। हर किसी को या जो सब ग्रुप्स है उनको उसका प्रॉपर बेनिफिट नहीं मिलता। 2014 में एक जजमेंट आई थी द चनिया जजमेंट करके, जिसको अलग अलग उन्होंने भी डिफ़ाइन किया था और हेल्ड कर दी थी इस तरह की चीज़ें कि ये चीज़ें नहीं हो सकती या इस चीज़ को अप्रूव नहीं किया जा सकता। अब दोनों जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच है, दोनों 5 जजेस की थी, दोनों के अंदर इश्यूज़ क्रिएट हुआ, अलग अलग ओपिनियन है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर ये डिसीजन चेंज करना है तो इसके लिए एक लार्जर बेंच चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल, तो इसीलिए 7 जज की बेंच को रेफ़र कर दिया गया है। तो अब डिसीजन जो होगा 7 जज की बेंच करेगी। ठीक है,
थर्ड इम्पॉर्टेंट है, इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर रिलेटेड इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए जो दोनों तरफ से कोशिश हो रही है उसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई गई है। तो देखो, दो तरह की बात हो रही है, मिलिट्री लेवल पर और डिप्लोमेटिक लेवल पे। लेकिन भारत और चाइना का इसमें ओपिनियन डिफरेंस है बातचीत को लेकर। चाइना ने कहा है कि आप जो बातचीत है इस बात को ध्यान रखिए कि बायलैटरल रिलेशन यानी द्विपक्षीय संबंध जो है कैसे इम्पैक्ट करेंगे। लेकिन भारत ने ये साफ कहा है कि रिलेशन जब तक बायलैटरल अच्छे नहीं होंगे, जब तक आप लोग फुल रिस्टोरेशन ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी यानी वहाँ पर शांति और स्थायित्व तो पूरी तरीके से एस्टिब्लिशमेंट नहीं करेंगे, तो बायलैटरल रिलेशन सही तरीके से काम नहीं कर पाएंगे या उसमें प्रॉपर एंगेजमेंट नहीं होगा। इसके बाद यहाँ के PLA के एक स्पोक्स पर्सन उन्होंने कहा कि भारत को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि दोनों एक गोल की तरफ जाएं, एक बड़ी पिक्चर्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, बायलैटरल टाइज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, दोनों देश कैसे काम करेंगे उस पर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और जो बॉर्डर पर की इश्यूज़ है उनको अंडरस्टैंड करिए, मिसजजमेंट में मत रहिए, ठीक है। और इस बात को ध्यान रखिए कि बॉर्डर्स पर जो इश्यूज़ हैं उसको डिसएंगेज या उसको कम करने से ही दोनों कंट्रीज़ को बेनिफिट है। तो भारत ने भी यही बोला है कि भारत भी एक दोनों कंट्री में एक अच्छे से इन्वॉल्वमेंट चाहता है, लेकिन हम इस बात को इंश्योर आप करेंगे कि वहाँ पर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एस्टेब्लिशमेंट करेंगे या उसमें जो प्रॉपर जो पोजीशन थी, ठीक है, पर्टिकुलर डेट को उसी को मेंशन करेंगे, उसी को आप उसी में जाएंगे, तभी हम लोग जो है वो बायलैटरल रिलेशन के डेवलपमेंट पर काम करना शुरू करेंगे। फोर्थ इंपॉर्टेंट न्यूज़ इसी पेज पे, बहुत इंटरेस्टिंग ये न्यूज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। तो रिसेंटली हुआ क्या कि अंडमान और निकोबार के अंदर 5 अंडमान ट्राइब जो है पॉजिटिव मिली है, वहाँ पर 5 मेंबर्स ऑफ अंडमान ट्राइब्स। अब ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ को लेकर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हमें पता होना चाहिए। और इसी इन्फॉर्मेशन में से यूपीएससी ने सवाल पिछली बार भी पूछा था, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर बताया गया कि 5 मेंबर्स, खासकर ग्रेट अंडमानी ट्राइब जो है उसके अंदर वो है पीवीटीजी ग्रुप के अंदर। देखिए, भारत के अंदर 75 ऐसी ट्राइब है जो पीवीटीजी यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है। इसका मतलब क्या है कि वो नंबर बहुत ही कम है उनका और वो बहुत ही कम जगह पर रहते हैं। एक तरीके से एंडेंजर्ड ट्राइब है, बहुत ही कम नंबर इनका है, ठीक है। और ये बेसिकली अंडमान आर्कीपेलागो या एक तरीके से कह सकते हैं द्वीप समूह पे रहते हैं। और ये इस एक एंडेंजर्ड पीवीटीजी पहले से उनके ऊपर ये एक और क्वेश्चन मार्क या एक तरीके से उनकी आइडेंटिटी या उनके जो नंबर्स है उस पर एक क्वेश्चन मार्क हो सकता है, क्योंकि अगर एक भी मतलब डेथ हो जाती किसी भी ट्राइब्स की तो उनका नंबर पहले से ही बहुत ही कम है। तो उसके बाद उनके ऊपर उनके पास जो है मेडिकल फैसिलिटी जितनी अच्छी नहीं है उस एरिया में। तो एक और बड़ा जो चैलेंज है, केवल 74 मेंबर हैं, आप ध्यान रखिए, केवल इस ट्राइब के अंदर 74 मेंबर्स हैं। इनके अलावा अंडमान और निकोबार में 5 पीवीटीजी रहते हैं। टोटल नंबर ऑफ पीवीटीजी है 75 और उसके अंदर 5 पीवीटीजी जो वो अंडमान और निकोबार में रहती है, जिसमें ग्रेट अंडमानीज है, जारवे है, ओंग्ज है, सेम्पेंस हैं और नॉर्थ सेंटिलीज है। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब्स है और न केवल यूपीएससी में बल्कि अलग अलग एग्जामिनेशंस में इस तरह के क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए हैं। इन सब के अलावा एक यहाँ पर डुगोंग के बारे में डिस्कशन किया गया। डुगोंग बेसिकली एक सी काऊ है, ठीक है, और ये 4 जगह पर इंडिया में मिलती है। एक तो अंडमान और निकोबार के अंदर, दूसरा गल्फ ऑफ मन्नार और थर्ड है पाक स्ट्रेट और फोर्थ है जो है रन ऑफ कच्छ। इन 4 जगह पर ये बेसिकली हमें दिखाई देती है। इसके बारे में भी यूपीएससी ने सवाल पूछा था कि डुगोंग बेसिकली कहाँ पर रहती है, तो उसके बारे में भी हमें ध्यान रखना है। अगर डुगोंग के बारे में हमारी जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बोलता है, आप यहाँ पर देखेंगे गल्फ ऑफ मन्नार, पाक बे, गल्फ ऑफ कच्छ और अंडमान और निकोबार, ये बेसिकली सी काऊ भी इसको बोला जाता है। तो इसके बारे में ध्यान रखिए। इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी खासकर प्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ऑब्जर्व करिए और इन पर सवाल होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत हाई होती है। तो इनके बारे में आप भी खुद से एफर्ट करिए डिटेल से चीज़ों को समझने के लिए।
इसके बाद 2-3 इन्फॉर्मेशन हमारे पास है जो हमें पढ़नी है। पहला है रशिया और इंडिया के रिलेशंस, खासकर डिफेंस सेक्टर की रिलेशनशिप के बारे में। तो यहाँ पर बात की गई कि भारत को जो वेपन्स रशिया से जो डील हुए हैं, एग्रीमेंट्स हुए हैं, वो इस साल के एंड तक कंक्लूड हो जाएंगे, जब भारत और रशिया के बीच में एक बायलैटरल समिट होती है, जब एक टाइम हमारे प्रधानमंत्री वहाँ जाते हैं और दूसरे टाइम जो है रशियन प्रेसिडेंट इंडिया में आते हैं। तो एक बायलैटरल एग्रीमेंट का ये पार्ट है। इसी के अंडर कुछ वेपन्स के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। तो सबसे पहले बात की गई कि जो S-400 मिसाइल सिस्टम है, ये 2021 के एंड तक इंडिया को सप्लाई करना जो है रशिया शुरू कर देगा। और इनके अलावा MiG-29 है, सुखोई 30 MKI फाइटर्स है, KA-31 हेलीकॉप्टर्स है, ये सारी चीज़ें जो है वो धीरे धीरे डिलीवरी करना शुरू कर देगा रशिया। तो उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड कराई गई है। और रिसेंटली जो है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अप्रूव किया था इन सारे प्रोक्योरमेंट्स को। और जब डिले पर उनसे सवाल पूछा गया कि S-400 मिसाइल सिस्टम को डिले क्यों कर रहे हैं, तो S-400 मिसाइल सिस्टम के बारे में उन्होंने कहा कि ये टेक्निकली इम्पॉसिबल होता है कि बहुत पहले हम अवेलेबल करवा दें। रीज़न इज़ दैट कि एक ऑब्जेक्टिव होता है टेक्नोलॉजी का और एक प्रोडक्शन का एक स्टेजेज होती है, ठीक है, एक्सेप्टेंस होना, उसका ट्रांसफ़र ऑफ इक्विपमेंट है, ये सारा एक प्रोसीजर है, उसको हमें फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। और जब रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो है वो बायलैटरल समिट के लिए यहाँ पर आएंगे इंडिया में, तो एक इसमें पार्टनरशिप के बारे में डिस्कस किया जाएगा और ज़्यादा इसमें हमें एग्रीमेंट्स देखने को मिल सकते हैं। अब S-400 मिसाइल सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसका सॉल्यूशन शायद US जैसी कंट्रीज़ के पास भी नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग ये सॉलिड है, इसीलिए बहुत सी कंट्रियाँ इसको ख़रीद रही हैं, इस पर फोकस करती है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग वेपन है रशिया का। इसमें भी कई सारे वेरिएंट्स हैं जिसके बारे में हमें इतनी इन्फॉर्मेशन गैदर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है। सेकंड जो है वो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब के बारे में है और इसके बारे में कई सारी चीज़ें हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोली कि इंडिया कैन बी वेपन सप्लायर, भारत जो है दुनिया को वेपन सप्लायर बन सकता है। अब इस तरह की चीज़ें क्यों हो रही है उसको भी थोड़ा अंडरस्टैंड कर लीजिए। दुनिया की टॉप कंट्रीज में से भारत इंपोर्ट करता है वेपन्स को, जिसमें हम टॉप 10 में 2 या 3rd नंबर पर हम जनरली बने रहते हैं और कई बार 1st नंबर पर भी रहे हैं, राइट। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जब हम वेपन खरीदते हैं, हथियार खरीदते हैं, तो हमें पैसा देना पड़ता है और पैसा जो है वो हमारी करेंसी में नहीं, फॉरेन करेंसी यानी डॉलर जैसी करेंसी में हमें देना पड़ता है। और उसका हमारे फॉरेक्स रिजर्व, जिसके अंदर फॉरेन करेंसी बेसिकली हम रखते हैं, सेव रखते हैं किसी भी इकोनॉमिक क्राइसिस को सॉर्ट आउट करने के लिए या किसी भी इंटरनेशनल ट्रेड को कंटिन्यू करने के लिए। अगर वो पैसा हम वहाँ दे देंगे तो हमारे पास वो कम हो जाएगा और इकोनॉमी पर एक नेगेटिव असर उसका हो सकता है। यानी हम इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे, एक्सपोर्ट कम करेंगे, तो उसका सीधा सा हमारी इकोनॉमी पर भी असर पड़ेगा। तो उन्होंने बताया कि डिफेंस सेक्टर के अंदर, खासकर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर सेल्फ रिलायंस लेकर आना है और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो है उसको कॉरपोरेटाइजेशंस करना है, कॉरपोरेट्स के अंडर उसको जो है वो चेंज करना है। इसके बाद उन्होंने बताया कि भारत इस बात को अंडरस्टैंड करता है कि जिन देशों के साथ उसके फ्रेंडली रिलेशंस है वहाँ पर रिलायबल वेपन सप्लायर बनेगा और इंडियन ओशन रीजन्स के अंदर एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भूमिका इंडिया निभाने जा रहा है। ये बात उन्होंने कही कि ये सारा प्रोसीजर जो होगा, हम हर एक सेक्टर में आत्मनिर्भर या सेल्फ रिलायंस इंडिया की जो बात कर रहे हैं उसके अंदर हम फोकस कर रहे हैं। इसके लिए कई सारी चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है। पहला उन्होंने बताया कि 74% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन डिफेंस इज़ अलाउड थ्रू द ऑटोमेटिक रूट, यानी ऑटोमेटिक रूट के थ्रू जो है FDI को इंडिया के अंदर 74% तक अप्रूव कर दिया गया। ऑटोमेटिक रूट्स का मतलब होता है बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटल वर्क की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा रूट होता है अप्रूवल रूट FDI के अंदर, जिसके अंदर आपको मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट की जो है बेसिकली अप्रूवल चाहिए होती है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंटिन्यू इंडिजीनियस यानी जो स्वदेशी है, हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, उनको बूस्ट करने के लिए लगातार काम कर रही है। इससे पहले भी हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर उन्होंने बोला था कि हम डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए की ये मैन्युफैक्चरिंग हब हो सकती है और इसमें हमारा बजट जो है इसमें दिखाई देगा। इसके अलावा रिसेंटली एक ड्राफ्ट रिलीज़ किया गया था किसका, डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी का, जिसके अंदर टारगेट सेट किया गया कि 2025 तक
1,75,000 करोड़ या $25 बिलियन रुपए की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी डोमेस्टिकली, और $5 बिलियन का जो है वो एरोस्पेस और डिफेंस गुड्स और सर्विसेज में एक्सपोर्ट किया जाएगा। ये एक बड़ा इसमें कंसर्न है, या बड़ा एक तरीके से टारगेट, सॉरी कंसर्न नहीं टारगेट है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम करेगी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में, काम कर रही है। उन्होंने ये बताया कि हमने कई सारे रिफॉर्म्स किए, लाइक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर हो, टैक्सेशन को लेकर हो, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी हो, और स्पेस और एटॉमिक एनर्जी के अंदर भी हो। इन सारे सेक्टर्स में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम कर रही है। देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में अभी भी इंडिया की पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है एज़ कम्पेयर टू दूसरी कंट्री, एज़ कम्पेयर टू चाइना को अगर हम कंपेयर करें। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बताया कि उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के अंदर 2 बड़े डिफेंस कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, जिसमें लगभग 20,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट की पॉसिबिलिटीज़ है। इसके अलावा 101 आइटम्स को नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट में ऐड किया गया, यानी ये आइटम जो हैं वो डिफेंस इंपोर्ट करने में नेगेटिव रहेंगे। नेगेटिव इन द सेंस इनको डोमेस्टिकली प्रोड्यूस किया जाएगा, राइट। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। इसके बाद सोलर टैरिफ को लेकर है। देखो, इस टाइम भारत और दुनिया के अंदर एक एनर्जी जो है काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड है, और वो है सोलर एनर्जी। और उसी में हमारा एक यहाँ पर मीटिंग भी होगी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की पहली समिट होने वाली है, तो उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है। तो कई सारे सवाल हो सकते हैं, सोलर एनर्जी पे हो सकता है, फोटोवोल्टाइक्स एनर्जी पर हो सकता है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस पर हो सकता है। तो आप लोगों को नीचे कमेंट करना कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है, ये आप नीचे कमेंट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन जो आपसे, तो यहाँ पर बताया गया कि भारत के अंदर जो सोलर टैरिफ्स है, या सोलर्स को एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए जो हम पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं या उस पर खर्च होता है, क्या वो गल्फ़ कंट्री को बीट कर सकता है, उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया। ठीक है, अगर हम गल्फ़ कंट्रीज़ में बात करें, लाइक अबू धाबी है, दुबई है, सऊदी अरबिया है, कतर है, इन सारी कंट्री में एक $, डिनोमिनेटेड है, लॉन्ग डेटेड फाइनेंसिंग है, और वहाँ पर मेजर टैक्स कंसेशन दिए गए। इस वजह से वहाँ पर एनर्जी सेक्टर में, खासकर सोलर एनर्जी में, एक तरीके से उन बहुत कम पैसे में वो प्रोड्यूस करते हैं, लाइक 1.35 to 180 किलोवाट पर आवर। ये बेसिकली US सेंट में जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। और अगर हम पुर्तगाल की बात करें तो ये और भी कम है इनसे, ठीक है। अगर मैथमेटिकल मॉडल्स के थ्रू देखें तो इंडिया में जो है वो 3.14 या 3.25 के आसपास जो है हमारी जो US सेंट में देखने को मिलती है, यानी हम वहाँ से लगभग डबल के आसपास जो है हमारी कॉस्ट पड़ती है इस एनर्जी सेक्टर को प्रोड्यूस करने में। तो ये मेजर कंसर्न्स हैं हमारे यहाँ पर, ठीक है। तो कि क्या हम इस तरह की एनर्जी को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एक फ़ाइट करने के लिए फॉसिल फ्यूल्स के अगेंस्ट, या एक अल्टरनेट प्रोवाइड करने के लिए जो बेसिक एनर्जी हम यूज़ करते हैं, तो उनके लिए सबसे ज़रूरी है कि हम एनर्जी सेक्टर, खासकर जो अल्टरनेट एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलर, विंड, इस तरह की एनर्जी जो उनमें सस्ती एनर्जी प्रोड्यूस करें और सस्ती सप्लाई करें, तभी उसका एक बेनिफिट हो सकता है। उसके लिए बड़ी संख्या में इन्वेस्टमेंट चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, कई सेक्शन हैं जो हमें रिक्वायरमेंट होंगे। इसके बाद फॉरेन सेक्शन के अंदर 2-3 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो हमें पढ़नी है। पहला, ईस्ट मेडिटेरेनियन सी के बारे में हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो टर्की वहाँ पर कई सारे चीज़ें कर रहा है, जैसे मिलिट्री ड्रिल्स के बारे में बात कर रहा है। इन सब के अलावा ग्रीस जो है वो एक अपने जो बाउंड्रीज़ को लेकर, जो इजिप्ट, इटली, इन कंट्री से खासकर जो सी बाउंड्री उसको काम करने के लिए वो काम कर रहा है, या उसमें एग्रीमेंट्स पर वो बातचीत कर रहा है। इनके अलावा नाटो अलायंस है ये सारे के सारे, और उनके बीच में इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती है, तो एक बड़ा कंसर्न है। थर्ड इंपॉर्टेंट एक कंट्री न्यूज़ में आई है, साइप्रस। साइप्रस में बेसिकली 2 रीजन्स हैं, और जो ऊपर वाला रीजन वो बेसिकली क्या है कि टर्की द्वारा, उस टर्की के बहुत सारे लोग वहाँ पर रहते हैं, और टर्की ने उसको एक अलग कंट्री का दर्जा दिया, लेकिन दुनिया उसको एक अलग कंट्री नहीं मानती, तो उसके बारे में। और सेकंड जो है वो न्यूज़ थी, अमेरिका और रशिया के व्हीकल जो एक दूसरे के सामने आ गए थे सीरिया के अंदर। अब सीरिया में 2 तरह की चीज़ें हैं। सीरिया में जो गवर्नमेंट है इस टाइम उसको सपोर्ट करती है रशिया, और जो रिबेलियन है उसका विरोध करते हैं उनको सपोर्ट करते हैं US। तो अलग अलग कंट्री, अलग अलग उसमें हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देखेंगे ये साइप्रस है, और सीरिया के कई सारी सिटी जो है वो न्यूज़ में रहती है, और उस पर क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं, इन फ्यूचर भी हो सकते हैं, लाइक अलेप्पो है, अर रक्का है,
इस तरह के सवाल जो है हो सकते हैं आपसे, सिटीज़ पर भी क्वेश्चन हो। तो इसके अगर आप नेबरिंग कंट्री देखेंगे सीरिया की, तो राइट हैंड साइड आपको इराक दिखाई देगा, इसके बाद यहाँ पर आपको टर्की दिखाई देगा, ठीक है, इसके बाद जॉर्डन है, इन सब के अलावा यहाँ पर लेबनान है और इज़राइल, ये कंट्री जो है आपको इसके आसपास दिखाई देंगी, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड, लेफ्ट हैंड साइड जो है मेडिटेरेनियन सी से ये टच करता है, तो इस रीजन में ही सारा का सारा डिस्प्यूट हमें देखने को मिल रहा है। तो सीरिया पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, ये बिल्कुल तय है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी जो आज हमने डिस्कस करनी थी, और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में इतना ही। थैंक यू ऑल, जय हिंद।